जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसके चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस। और हम इस चैप्टर में पोषण के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम श्वसन के बारे में भी खत्म किए थे कि श्वसन क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वहन यानी परिवहन के बारे में या ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, और इसके बाद हम उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, हम आज पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन यानी वहन। वहन क्या होता है? हम पिछले लेक्चर में क्या किए थे, ऑक्सीजन को पहुंचा दिए थे फेफड़ा तक। अब फेफड़ा से ऑक्सीजन को पूरे कोशिका के पास ले जाना है, हाथ के कोशिका के पास, यहाँ पे सिर के कोशिका के पास, ब्रेन के कोशिका के पास, पैर की कोशिका के पास। तो मतलब ऑक्सीजन को उठा के ले जाके कोशिका सबको बांटना है। ये काम कौन करेगा? कौन ढो के ले जाएगा इसको? तो यही ढो के ले जाने की क्रिया क्या है? परिवहन है या वहन है। देखिए, परिवहन या वहन दोनों एक ही चीज है। परिवहन या वहन हम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? अगर कोई चीज यहाँ से उठा के यहाँ रख दिए, मतलब बोरा ढोने को आप समझते हैं ना, बोरा ढोने को हम परिवहन कर सकते हैं। मतलब कोनो चीज को उठा के, मार्कर है, हम इसको उठा के यहाँ रख दिए तो ये क्या हो गया? परिवहन हो गया, यानी ट्रांसपोर्टेशन हो गया। इसका यहाँ से यहाँ चला गया तो इसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वहन हो गया। वहन क्या है? तो वहन वह चीज है जिसमें किसी भी पदार्थ को उठा के एक जगह से दूसरे जगह रख देंगे। अब इस शरीर में हमारे हो रहा है, तो हमारे शरीर में क्या हो सकता है? वहन में क्या हो सकता है? हम कोनो खाना खाएं या कुछ मतलब अपने शरीर के अंदर लें या कुछ अपने शरीर से बाहर निकालें, यही दो चीज हो सकता है। और शरीर के अंदर तीसरा चीज ये हो सकता है कि हमको ऑक्सीजन को ले जाके शरीर के अंदर कहीं और देना है, कोई हार्मोन है कहीं और पहुंचाना है, कोई एंजाइम है कहीं और पहुंचाना है। मतलब शरीर के अंदर किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, या शरीर के अंदर किसी पदार्थ को शरीर के अंदर डालना है या शरीर से बाहर निकालना है, यही हो सकता है। हम और कुछ तो अपने शरीर में नहीं कर सकते हैं ना। शरीर में बोझा हो जाए तो नहीं ढोना है, कोई मतलब चीज को ले जाके दूसरे पार्ट में पहुंचाना है। जैसे ब्लड है, ब्लड हमारे हाथ के कोशिका में जाना चाहिए तभी ऑक्सीजन पहुंचाएगा। खून तो हमारे हार्ट से और यहाँ तक खून जाएगा, तो ये खून का परिवहन, ठीक, तो ये परिवहन हो रहा है। परिवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो तीन तरीके से हमारे शरीर में परिवहन हो सकता है। कोनो चीज को हम अपने शरीर के अंदर कर लें या अपने शरीर से बाहर कर दें, या शरीर के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह उसको उठा के रख दें। जैसे हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने में खाना को अंदर किए शरीर में, तो ये भी परिवहन हो गया या वहन हो गया। हमारे शरीर से पसीना निकल रहा है, ये भी परिवहन हो रहा है या वहन हो रहा है। कैसे? हमारे शरीर से निकाला जा रहा है, मतलब एक जगह से दूसरा जगह भेजा जा रहा है, तो ये भी परिवहन हो गया। हमारे शरीर में फेफड़ा से ऑक्सीजन ले करके अब पहुंचाया जा रहा है हाथ के कोशिका के पास, तो ये ढो के कौन ले जा रहा है? ब्लड। तो ब्लड परिवहन कर रहा है यानी ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। तो कोनो चीज को उठा के दूसरी जगह रख देंगे, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। तो आज हमको इसी के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी पदार्थ को शरीर के अंदर करना या शरीर से बाहर करना या शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कराना वहन कहलाता है, ठीक, यानी परिवहन कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि शरीर के अंदर कुछ रखना या मतलब शरीर के अंदर किसी पदार्थ को शरीर के अंदर डालना या शरीर से बाहर निकालना या शरीर के अंदर ही किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना परिवहन या वहन है। जैसे हमारा खाना है, मुंह से पेट में पहुंच गया, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक क्या किया? गति किया। तो जब यहाँ से यहाँ तक गया तो यहाँ से यहाँ तक जाने की प्रक्रिया को हम परिवहन बोल देंगे, वहन बोल देंगे, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन बोल देंगे। अब देखिए, ये तीन तरीके से किसी भी जीव के शरीर में परिवहन हो सकता है। अब एक कोशिकीय जीव है जो, मान लीजिए अमीबा है, अमीबा के बारे में हम आपको बताए थे। अमीबा है, इसमें परिवहन कैसे हो सकता है? इसमें विसरण से ही परिवहन हो सकता है। अभी विसरण क्या है हम आपको बताए थे। जैसे अगरबत्ती एक जलाते हैं किसी कमरे में, तो उसका धुआं पूरा कमरे में फैल जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जानते हैं क्या है? विसरण का। आप पानी में नील को एक दो बूंद डालेंगे ना, बाल्टी में पानी भर लीजिए, एक दो बूंद नील का डालेंगे तो नील पूरा पनिया में फैल जाएगा। कौन चीज से? उसमें घोलना भी नहीं पड़ेगा, कुछ देर में अपने आप पूरा पानी नीला हो जाएगा। काहे नीला हो जाएगा? काहे से कि विसरण से गति करके पूरा पानी में फैल गया, पसर गया। समझ रहे हैं? तो विसरण क्या है? फैलने की प्रक्रिया को हम विसरण बोलते हैं। कोई चीज फैल गया उसी को विसरण बोलते हैं। तो जैसे अगर इसको ऑक्सीजन चाहिए अमीबा को,
तो ये ऑक्सीजन ऐसे घूम रहा है, इस फैल के इसी में चला गया अमीबा के शरीर में, तो इसका ऑक्सीजन का परिवहन हो गया। मतलब कि इसके अंदर, अमीबा के अंदर परिवहन कैसे होता है? विसरण के द्वारा होता है। अब मान लीजिए कोई खाना आया अमीबा के अंदर, कोई भोजन आया, भोजन को यहाँ ले जाना, तो यहाँ से यहाँ तक कि विसरण के द्वारा तैरते तैरते फैलते फैलते गति कर लेगा। ठीक, बहुत छोटी कोशिका होती है अमीबा, तो इसमें जो मतलब विसरण के द्वारा ही क्या हो जा रहा है? ट्रांसपोर्टेशन हो जा रहा है, यानी कि कोई भी पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह चला जा रहा है। किसमें? एक कोशिकीय जीव में। तो एक कोशिकीय जीवों में कोई भी पदार्थ का परिवहन विसरण द्वारा होता है। किसी भी पदार्थ का परिवहन विसरण द्वारा होता है। वो फैल फैल के मतलब पसरते पसरते चला जाएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे भोजन है, ठीक, अमीबा है, यहाँ पे भोजन रखा हुआ है। ये भोजन क्या होगा? फैलते फैलते ऐसे पसरते पसरते, देखिए इसमें क्या होता है? अमीबा में लिक्विड होता है, द्रव होता है, जलीय द्रव, जिसको कोशिका द्रव बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये भोजन क्या करेगा? भोजन अगर मान लीजिए पानी में रोटी वोटी कूच के एकदम पीस के डाल देंगे तो पानिया में फैल जाएगा कि नहीं? ऐसे ही अमीबा के अंदर पानी है, लिक्विड है, इसमें भोजन इसका गया एकदम पिसाया हुआ है, तो ये फैल के पूरा इसमें फैल नहीं जाएगा अमीबा के शरीर में। तो यही फैलने की प्रक्रिया ही तो विसरण है, यही तो विसरण है। तो विसरण जो है, विसरण के द्वारा एक कोशिकीय जीवों में परिवहन होता है। मतलब एक कोशिकीय जीव में कोनो पदार्थ को उठा के दूसरे जगह ले जाने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता है, अपने यहाँ पे फैल के दूसरे जगह चले जाते हैं, पर विसरण के द्वारा दूसरे जगह चले जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया। आपको समझ में आया कि एक कोशिकीय जीवों में परिवहन कैसे होता है। जो जिनका शरीर एक कोशिका से बना हो उसमें परिवहन कैसे होगा? विसरण के द्वारा। ऐसे कोनो चीज किधर ही हो जाना होगा, फैल के पसर के चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो यही विसरण होता है। ठीक, डिफ्यूजन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो विसरण के द्वारा एक कोशिकीय जीव में परिवहन हो गया। अब हम हैं, चाहे गाय है, चाहे भैंस है, चाहे गधा है, मतलब कोनो बड़ा जीव, बहुकोशिकीय जीव जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके बना है। हम ही हैं, हम ही मिलियन ट्रिलियन कोशिका से मिलके बने हुए हैं। ठीक, तो हमारे पूरे शरीर में मिलियन ट्रिलियन कोशिका है। हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को यहाँ से और पैर तक ले जाने में बहुत समय लग जाएगा, लगभग 8 साल का समय लग जाएगा, कि शायद 22 साल का समय लग जाएगा ऑक्सीजन को फेफड़ा से ले करके और पैर की उंगली तक पहुंचाने में। तब तक हमारा पैरवा खत्म हो जाएगा। मतलब कि श्वसन के लिए अगर हमको पैर की उंगली में क्या करना है? श्वसन कराना है। तो अगर हम फेफड़ा से ऑक्सीजन को विसरण के द्वारा ले जाएं तो वहां जाते जाते इसको 22 साल लग जाएगा, तब तक हमारा पैर चल दिया होगा। ठीक, मतलब खराब हो गया होगा। तो देखिए विसरण के द्वारा हमारे शरीर के अंदर परिवहन नहीं हो सकता है, किसी भी चीज का जरूरत पूरा नहीं किया जा सकता है विसरण के द्वारा। काहे? कैसे कि बहुत धीमी प्रक्रिया है, बहुत धीरे धीरे फैलती है, बहुत धीरे धीरे कोई भी चीज विसरित होता है। जैसे आप पानी में नील डालेंगे तो आप घोलते हैं तो बहुत जल्दी विसरित हो जाता है, बहुत जल्दी फैल जाता है। लेकिन आप पानी में नील को डाल के ऐसे ही छोड़ देंगे तो कुछ टाइम लगेगा, तब जाके पूरा पानी नीला होगा, तुरंत नहीं होगा। ठीक, तो सेम ऐसे ही होता है हमारे शरीर में बहुत टाइम लग जाएगा एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी भी पदार्थ को। ठीक, तो इसके लिए, इस काम को करने के लिए हमारे शरीर में सिस्टम बनाया गया है। सिस्टम मतलब मशीन लगाया गया है, समझ रहे हैं? सिस्टम मतलब मशीन, याद रखिए। तो 2 मशीन लगाया गया, 2 सिस्टम लगाया गया है, रक्त परिवहन तंत्र और क्या होता है? लिम्फ परिवहन तंत्र, यानी लिम्फेटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो 2 चीजें लगाई गई हैं। ठीक, अब जैसे सिस्टम क्या होता है? सिस्टम आपको हम बता चुके हैं कि कोई भी चीज सिस्टम कब कहलाएगा? जब एक किसी कार्य को करने के लिए, उस कार्य को करने के लिए उसमें जितने भी चीज इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सबको मिला करके सिस्टम बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सिस्टम बोल देंगे। जैसे एगो बल्ब जलाना है, अगर कहीं एगो हमको बल्ब जलाना है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें बल्ब चाहिए, तार चाहिए, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ये सब मिला के एगो सिस्टम हो गया, उजाला करने वाला सिस्टम हो गया। समझ रहे हैं? प्रकाश करने वाला। ऐसे ही हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए कई गो अंग हमारे भाग लेते हैं सब, और इसी के लिए इसको हम क्या बना देते हैं? इस पूरे अंग के समूह को हम सिस्टम बना देते हैं। ठीक,
तो ये सिस्टम हो गया, यानी मशीनरी कर सकते हैं एक तरीके से। तो हमारे शरीर के अंदर दो तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाए जाते हैं, एक है रक्त परिवहन तंत्र, ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और दूसरा है लिम्फेटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि लिम्फ परिवहन तंत्र। ये सभी जीवों में लगभग होता है, जैसे कि अब सभी जीवों का मतलब सभी जीवों में नहीं, जैसे कि हाथी, घोड़ा, गाय, बकरी, आदमी, मतलब इन सब में होता है ये दोनों तंत्र, लिम्फेटिक तंत्र और रक्त परिवहन तंत्र, ये दोनों पाया जाता है। किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, ठीक, उसके लिए अब मान लीजिए आपका पत्र तो है ना कि कोई भी ले जाकर दे देगा उनको, ठीक, तो ये है ऑक्सीजन को ले जाना है, चाहे किसी भी पदार्थ को ले जाना है शरीर में एक जगह से दूसरे जगह, ठीक। तो हमारे शरीर में किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए दो तंत्र पाए जाते हैं, जो दो सिस्टम पाए जाते हैं, जिसमें से एक का नाम है रक्त परिवहन तंत्र, एक का नाम है लिम्फेटिक सिस्टम यानी लिम्फ परिवहन तंत्र। अब देखिए हमारे शरीर में पहले मुख्य रूप से ट्रांसपोर्ट, सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट कौन करता है? रक्त परिवहन तंत्र। तो पहले हम पढ़ेंगे रक्त परिवहन तंत्र के बारे में। कहाँ से कि लिम्फ परिवहन तंत्र बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन करता है, बहुत कम चीज़ों को ढोता है, ठीक। ये VIP कुली है। कुली का मतलब समझते हैं? कुली जो होता है एक सामान को दूसरे जगह पहुंचा देगा, आपका बोझा पहुंचाने वाला। ऐसे ये भी रक्त परिवहन तंत्र क्या काम करेगा? किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह शरीर में पहुंचाएगा, ठीक। तो रक्त परिवहन तंत्र जो है यह ज़्यादा काम करता है, और ये जो है VIP है, कम काम करेगा, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए ये हो गया रक्त परिवहन तंत्र यानी ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये जो होता है ये किन किन अंगों के मिलने से बना होता है? अभी हम बताए हैं कि कोई भी काम करने के लिए जितने भी चीज उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमको क्या करना है? सांस लेना है, तो सांस लेने में हमारा नाक है, फेफड़ा है, सांस की नली है, इतना अंग हमारा इन्वॉल्व है। इस सब अंग को मिला करके रेस्पिरेटरी सिस्टम बोले हैं। ऐसे ही हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा उसमें कौन कौन से अंग होते हैं, उन अंगों का समूह क्या कहलाता है? उन अंगों का समूह ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है, ठीक। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन कौन से अंग आते हैं इसी के बारे में देखिए। हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सबसे पहले आता है ब्लड यानी रक्त। जानते होंगे रक्त के बारे में, खून के बारे में, लहू के बारे में, ठीक। तो ये है खून, रक्त या लहू जिसको बोल सकते हैं। तो इसका 3-4 नाम बता दिए। ब्लड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा अंग जो होता है सहायक होता है ट्रांसपोर्ट में, रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल। जौनी पाइपवा में खून बहेगा वो पाइप, जैसे हमारे शरीर के अंदर हमारे हाथ में आपको यहाँ पे नसें दिख रही होंगी, हल्की हल्की नसें दिख रही होंगी। ये नसें क्या हैं? ये जो हैं यही रक्त की पाइप हैं, खून की पाइप हैं। इसी को हम ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं बोलते हैं। तो ये रक्त वाहिकाएं दूसरा अंग हो गया। तीसरा अंग हृदय, इसको तो सब जानेंगे, सब हम जानते हैं। हृदय यानी हार्ट। देखिए हृदय ये सबसे मेन है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक। यही मोटर का काम करता है, अभी बताएंगे कैसे। देखिए अभी नहीं, मतलब अगले लेक्चर में। देखिए पहले हम समझेंगे रक्त के बारे में, यानी कि रक्त परिवहन तंत्र में सबसे पहले हम किसके बारे में समझेंगे? रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में। उसके बाद समझेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, यानी कि रक्त वाहिकाओं के बारे में, और फिर हृदय के बारे में, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे सबसे लास्ट में। तो देखिए नहीं, पहले हृदय के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि जब तक इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा, रक्त वाहिकाएं नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसके हृदय के बारे में समझ लिया जाएगा, ठीक। तो देखा जाएगा जैसे होता है। अब देखिए अब हम समझ रहे हैं ब्लड के बारे में यानी रक्त के बारे में। रक्त जो है यह एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका मतलब क्या है? तरल संयोजी ऊतक। देखिए इसके नाम में तरल है, मतलब पानी जैसा है। तरल मतलब भीगा हुआ चीज, तो मतलब पानी है। तरल मतलब पानी जैसा चीज को हम तरल बोलते हैं। तेल को तरल बोल सकते हैं, मोबिल को तरल बोल सकते हैं, मतलब जिसमें पानी जैसा गुण होगा उसको हम तरल बोल देंगे। तो यह एक तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी मतलब क्या होता है? देखिए संयोजी शब्द का अर्थ क्या होता है? संयोजी ये क्या होता है? संयोजी मतलब जोड़ने वाला, एक दूसरे को जोड़ने वाला, समझ रहे हैं? एक दूसरे को जोड़ने वाला, दो चीजों को मिलाने वाला। तो
तो यही संयोजी होता है। जैसे आप लोगों को मिलाने वाला कोई होगा इंसान, ठीक, तो वो संयोजी का काम करेगा। इसे ये क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। उत्तक किसको बोलते हैं? उत्तक जो होता है कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक बोलते हैं। किसी विशेष प्रकार की कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक बोलते हैं। बस इतना समझिए, कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलते हैं। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे उत्तक के बारे में, लेकिन भूल गए होंगे। तो देखिए उत्तक क्या होता है, कोशिकाओं का समूह जो होता है ना, वही उत्तक कहलाता है। हमारा कई गो कोशिका मिला करके ग्रुप बना देगा, उसी ग्रुप को हम उत्तक बोल देंगे। अब यह एक तरल संयोजी उत्तक है। हमारे ब्लड में, खून में कई कोशिकाएं पाई जाती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। हमारा खून द्रव के जैसे दिखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोशिकाएं नहीं है, इसमें कोशिकाएं रहती हैं। अभी बता रहे हैं कैसे कोशिकाएं रहती हैं। तो ये मान लीजिए हमारा ब्लड है, इसमें ये है तरल और इसमें कोशिकाएं होती हैं, ठीक, इसमें इसे कोशिकाएं होती हैं। अभी बता रहे हैं, देखिए हमारा ब्लड जो है तरल संयोजी उत्तक है। संयोजी का मतलब एक को दूसरे से जोड़ने वाला। तो हमारा ब्लड क्या करता है, हमारे पूरा दिमाग से, सिर से पैर तक पूरा ब्लड दौड़ता रहता है। तो एक दूसरे को जोड़ा है कि नहीं, देखो पैर से सिर को पैर से जोड़ा है, सिर को हाथ से जोड़ा है, सिर को हमारे मतलब कि यहाँ से वक्ष गुहा से जोड़ा है, उसके बाद इस हाथ से जोड़ा है, मतलब हर एक अंग से सिर को जोड़ा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो हाथ सबसे जुड़ा, मतलब किसके द्वारा जुड़ा है, कहाँ से कि ब्लड पूरा इधर उधर फैला हुआ है। ब्लड की पाइप जो है, ब्लड की नसें जो हैं, यहाँ से वहाँ तक पूरा हमारे शरीर में फैल करके और सभी अंगों को एक दूसरे से जोड़ रही हैं। यहाँ से हमारे दिल से निकलती हैं सब, यहाँ से माइंड में, माइंड से फिर से यहाँ से दिल से फिर से हाथ में, फिर हाथ इधर हाथ में, फिर पैर में, मतलब सभी को जोड़ देंगी सब। तो जोड़ने का काम कर रहा है, संयोजन करने का काम कर रहा है हमारे सभी अंगों को। इसलिए इसको बोलते हैं यह एक तरल संयोजी उत्तक है, मतलब हमारे अंगों को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक। तो यह एक तरल संयोजी उत्तक है। तो तरल संयोजी उत्तक का मतलब आपको समझ में आया। इसकी मात्रा देखिए, इसकी मात्रा जो होती है 4.5 से 5 लीटर होती है मनुष्य में, एक स्वस्थ मनुष्य में। महिलाओं में आधा लीटर कम आप जानते हैं कहाँ रहता है, ठीक। तो ये आधा लीटर कम आप जानते हैं कि पुरुषों का खून चूसने के लिए आधा लीटर कम रहता है। तो देखिए 4.5 लीटर लगभग महिलाओं में होता है ब्लड, और 5 लीटर लगभग पुरुषों में ब्लड होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 4.5 से 5 लीटर खून होता है। तो ये आपके सिलेबस में नहीं पूछेगा, मतलब आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपके सिलेबस में है तो बता दें। हम देखिए रक्त प्लाज्मा क्या होता है। ये जो है ब्लड, इसको हम देखते हैं कैसे बना हुआ है। तो हम आपके शरीर से ब्लड निकाले, यहाँ पे हम इस वीडियो में ब्लड नहीं दिखा सकते, नहीं तो हो सकता था हम दिखा देते आपको, कहाँ से कि यूट्यूब का जो होता है एक पॉलिसी होता है, इसकी वजह से नहीं दिखा सकते। देखिए यहाँ पे क्या है, ये है इस बर्तन में हम ब्लड लिए हैं, यानी खून लिए हैं। ये खून लाल दिखता है। अब खून को जब आप रख देंगे, कुछ देर तक ऐसे खुले में छोड़ देंगे, तो लालका पार्ट वन नीचे जम जाएगा और ऊपर पीला पानी बचेगा, हल्का सा। क्या बचेगा बाबू? पीला पानी बचेगा, हल्का सा हल्के पीले रंग का पानी बचेगा। तो ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। जो बैठा है वो कौन सी होगा? कण होगा। जैसे देखो, अगर माटी पानी घोर दोगे यहाँ पे अगर माटी पानी घोर दोगे तो कुछ देर बाद माटी जो है नीचे बैठ जाएगा, अब पानी ऊपर रह जाएगा कि नहीं? तो ये दो चीज़ों से, एक पानी और माटी। ऐसे यहाँ पे क्या होता है, हम ब्लड को जब अपने शरीर के अंदर से निकाल के और कुछ देर तक रखते हैं तो उसमें हमको दो चीज़ दिखाई देता है। निचवा कुछ लाल लाल बैठ जाता है। देखिएगा जब आप अपने ब्लड को निकालिएगा, मतलब कोई डॉक्टर निकालेगा तो आप कह दीजिएगा थोड़ा सा ब्लड हमको चाहिए, दे दीजिए। और देखिएगा उसमें क्या होगा, जैसे आप कुछ देर रखेंगे उसको उस बर्तन में, तो नीचे रेड कलर का कुछ बैठ जाएगा और ऊपर हल्के पीले रंग का पानी रह जाएगा। तो इस हल्के पीले रंग के पानी को हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं बाबू? रक्त प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? रक्त प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, ठीक, इसको बोलते हैं। और ये जो नीचे बैठा हुआ भाग है, ये रक्त कणिकाएं होती हैं, रक्त कणिकाएं,
ठीक, रक्त कणिकाएं। तो दो चीजें आपको समझ में आई। ब्लड में दो चीज होता है, ब्लड को हम अब अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, अच्छे से उसको पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ब्लड क्या है, ये कैसे किसी भी चीज को ढोएगा। इसके बारे में समझने के लिए हमको इसके बारे में समझना होगा कि कैसे बना होता है। तो ब्लड जो है यानी खून जो है कौन सी से मिलके बना हुआ है, रक्त प्लाज्मा यानी ब्लड प्लाज्मा से। और एगो कौन सी है, एगो है रक्त कणिका यानी कुछ कण है। जैसे है माटी पानी था तो इसमें माटी का कण था, ठीक वैसे ही यहाँ पे ब्लड में ब्लड के कण हैं। अभी कण कौन सी होते हैं इसके बारे में अभी हम समझाएंगे। अब देखिए ये जो होता है पानी, इसमें जो होता है ये हल्के पीले रंग का पानी, ये 55% होता है, 55%। और ये जो होता है ये 45% होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 लीटर ब्लड लेंगे, 100 लीटर ब्लड, ऐसे तो किसी के शरीर में 100 लीटर होता नहीं है, अधिकतम 5 लीटर होता है, 5.5 लीटर। तो देखिए अगर किसी का ब्लड लेंगे आप 100 लीटर, मान लीजिए कि आप ब्लड जुटा लिए और जुटा करके उसको रखेंगे तो उसमें अगर कुछ देर तक रखेंगे तो 55 लीटर हल्का पीला रंग का पानी मिलेगा। अब 45 लीटर में है क्या मिल जाएगा, कण मिल जाएगा, रक्त कणिकाएं मिल जाएंगी, मतलब कि ब्लड कार्पल्स मिल जाएंगे, कार्पल्स, ठीक, इसको कार्पल्स बोलते हैं। तो ये कणिकाएं मिल जाएंगी। तो ये कणिकाएं क्या हैं, ब्लड में उपस्थित कण हैं। अब ये क्या हैं, ये कोशिकाएं हैं, यही ब्लड में कोशिकाएं तैरती रहती हैं। अभी समझा रहे हैं, बस समझिए। देखिए यहाँ पे रक्त प्लाज्मा किसको बोल रहे हैं, जो ब्लड को यानी खून को कुछ देर तक रख देते हैं तो जमता है। जब खून तो जमता तो निचवा वाला पार्ट है, लेकिन ऊपरा पानी बच जाता है। इस पानी को हम देखते हैं तो यही पानी क्या है, रक्त प्लाज्मा है। और ये पानी कैसा होता है, हल्का पीला रंग का होता है, हल्का सा पीला रंग का होता है। तो इसी को रक्त प्लाज्मा बोल रहे हैं। और निचवा वाले जो बैठा हुआ है इसको बोल रहे हैं रक्त कणिकाएं, ठीक, रक्त कणिकाएं ये। अब ये जो है ये दो चीज है, इसमें हम देख रहे हैं कि इसका कितना परसेंटेज है, इसका कितना परसेंटेज। तो ब्लड में प्लाज्मा का परसेंट 55% होता है। मतलब कि अगर 100 लीटर ब्लड लेंगे तो 55 लीटर प्लाज्मा मिलेगा, रक्त प्लाज्मा। अब 45 लीटर क्या मिलेगा, रक्त कणिकाएं, समझ रहे हैं। तो ये मिलेगा हमको, तो परसेंटेज हम देखे हैं। अब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हल्के पीले रंग का रक्त प्लाज्मा। ये रक्त जो है दो भागों के मिलने से बना होता है, एक रक्त प्लाज्मा और एक निलंबित रक्त कणिका। अभी निलंबित का मतलब हम समझाएंगे। अभी देखिए रक्त प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा क्या है, जो हल्के पीले रंग का पानी होता है खून में ना, जो जमने के बाद हमको दिखता है वही पानी है। तो देखिए रक्त प्लाज्मा का 55% भाग है, रक्त का 55% भाग है प्लाज्मा, ठीक। अभी बताएं हैं कि अगर 100 लीटर खून लेंगे तो उसमें 55 लीटर प्लाज्मा मिलेगा, इसका यही अर्थ हुआ, ठीक। तो ये हो गया 55% प्लाज्मा होता है रक्त में यानी खून में। हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव है। अब इसका मतलब क्या है, क्षारीय का मतलब कड़वा, और इसका पीएच, ब्लड का पीएच आप पढ़े होंगे 7.4 होता है पीएच। देखिए जब किसी चीज का पीएच 7 होगा तो ये न्यूट्रल होगा, मतलब ना तो अम्ल होगा ना तो क्षार होगा। 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, और 7 से तनको ज्यादा होगा, 7 से तनको ज्यादा होगा तो क्षार होगा। तो याद रखिएगा, जिसका पीएच 7 वो ना अम्ल है ना क्षार है, न्यूट्रल है। जिसका 7 से कम वो अम्ल और जिसका 7 से ज्यादा वो क्षार। तो इतना याद रखिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कौन किस प्रॉपर्टीज का है। तो देखिए यह हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच 7.4 होता है, आप जानते हैं। अब इसका काम क्या है, रक्त प्लाज्मा का काम क्या है, इसके बारे में समझ लें। रक्त में दो चीजें हमको मिली, एक रक्त प्लाज्मा, एक रक्त कणिकाएं। हल्का पीला रंग का पानी जो है इसको बोल दिए रक्त प्लाज्मा, और ये क्षारीय होता है जिसका पीएच 7 होता है, 7.4 होता है, ठीक, सॉरी 7.4 होता है। अब देखिए ये जो होता है ये कार्य क्या क्या करता है, तो ये जो है हमारे खून के साथ बहता रहता है, खून में पहले से घुला हुआ था तो हमारे शरीर में इसे दौड़ता रहता है, ठीक। तो शरीर में जब दौड़ता रहता है तो किस चीज का परिवहन करता है, तो ये अपने साथ पचे हुए भोजन को ले जाएगा। जो पेट में पचा हुआ भोजन था उसको कौन ले जाएगा, हर कोशिका के पास पेट में पचा हुआ भोजन जो बचा हुआ है उसका उत्पाद बना है
उसको कौन बांटेगा सभी कोशिकाओं के पास? पेट में पचा है हमारा भोजन, अब पहुंचाना है हाथ की कोशिका के पास, कौन ले जाएगा? तो यही प्लाज्मा है, खून में उपस्थित प्लाज्मा जो होता है यही ये काम करता है। तो पचा हुआ भोजन और उत्सर्जी पदार्थ यानी उत्सर्जी पदार्थ जो कि हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है उसका परिवहन। तो जो उत्सर्जी पदार्थ होता है उसका परिवहन, उत्सर्जी पदार्थ मतलब समझते हैं ना, जो भी शरीर के लिए जरूरी नहीं है, जैसे हमारा पसीना हो गया, हमारा मतलब कि जैसे यहाँ पे म्यूकस हो गया और चीज़ें हो गई, यूरिन हो गया, ये सब चीज़ों का ट्रेवल मतलब इन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? तो यही रक्त प्लाज्मा करता है। तो उत्सर्जी पदार्थ का ट्रांसपोर्टेशन यह करता है। हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, मतलब हार्मोन्स, मान लीजिए हमारे दिमाग में हार्मोन्स निकला, अब पहुंचाना है हमारे पेट में, तो क्या होगा? हमारे पेट में पहुंचाने के लिए क्या काम करेगा? यही रक्त प्लाज्मा, यही उठाएगा हार्मोन को, कहेगा चलो हमारे साथ है, चलो, तुरंत ले जाके पेटे में पहुंचा देगा। ठीक, समझ रहे हैं? तो ये है रक्त प्लाज्मा का काम। तो रक्त प्लाज्मा क्या क्या काम करता है? पचित भोजन का परिवहन करता है, उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करता है, हार्मोन्स का परिवहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी परिवहन करता है। देखिए हीमोग्लोबिन भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन करता है। आपको हम बताएंगे जब अभी रेड ब्लड कार्पल्स पढ़ाएंगे, तो आरबीसी पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे। तो देखिए हार्मोन्स का परिवहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है, और इसका एक और काम है, ये हमारे शरीर में टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। ये नहीं कि हमारा शरीर कहीं खूब ज़्यादा हीट हो जाए और कहीं खूब ज़्यादा ठंडा हो जाए, पता चला हमारा है हथवा बहुत ज़्यादा गर्म है, ये हथवा बहुत ज़्यादा ठंडा है, ऐसा नहीं ना होता है। दोनों का टेम्परेचर सेम होता है। कहाँ से कि रक्त प्लाज्मा जो है ये पानी है गो, अब पानी जैसे यहाँ पे जाएगा, अगर मान लीजिए ये पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे, हमारा हाथ गर्म है, तो तुरंत पानी कोई गर्म करेगा, यानी रक्त प्लाज्मा को गर्म करेगा हमारा हाथ, और जैसे रक्त प्लाज्मा गर्म होगा वो अपने आप ही तो ट्रेवल कर रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, तुरंत आएगा, इधर आ गया, मान लीजिए ये हाथ हमारा ठंडा है तो इसको क्या कर देगा? गर्म कर देगा। मतलब टेम्परेचर को मेंटेन रखता है हर जगह, बॉडी के हर जगह, हर प्लेस पे क्या करता है? टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, सेम रखता है, इक्वल रखता है। ठीक, तो इक्वल रखने के लिए ये काम करता है क्या? प्लाज्मा। ये टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, कर सकते हैं, हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये है इसका काम, डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो अब देखिए ये क्या क्या काम किया? पचे हुए भोजन को, जो पच गया था भोजन, उसको पेट से ले जाके शरीर के हर कोशिका में पहुंचा दिया। दूसरा काम क्या किया? उत्सर्जी पदार्थ कहीं बना हुआ था उसको ले आके जहां उसका जगह ये वहां पे पहुंचा दिया। ठीक, जैसे मान लीजिए कि यूरिन बना, यूरिन को पहुंचा दिया यूरिनरी ब्लेडर में, वैसे यूरिनरी ब्लेडर में नहीं पहुंचाएगा, पहले लीवर ओवर के पास जाता है, कई जगह जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बस समझिए कि उत्सर्जी पदार्थ को उसके जगह पे पहुंचा देगा, हार्मोन्स को उसके जगह पे पहुंचा देगा। मान लीजिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकला, ठीक, उस हार्मोन को पहुंचाना है हमको, एलएच हार्मोन निकला, ठीक, एलएच हार्मोन मान लीजिए। अभी देखिए एलएच हार्मोन जो है आपके अगले चैप्टर में आएगा, नियंत्रण एवं समन्वय में, तो उसको हम नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं और ये आपके सिलेबस से शायद हट गया है, तो आप वहीं से जाके पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड से एलएच हार्मोन निकला, कोई हार्मोन मान लीजिए तो निकला, उसको पहुंचाना है कहाँ? तो उसको टेस्टिस में अगर पहुंचाना है तो टेस्टिस में पहुंचाने का काम कौन करेगा? यही रक्त का प्लाज्मा जो भाग है, प्लाज्मा भाग, यही क्या करता है? उसको पहुंचाएगा टेस्टिकल्स तक। ठीक, तो ये काम करता है रक्त प्लाज्मा। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, कोई कोशिका कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। अब हीमोग्लोबिन के पास ना, हीमोग्लोबिन के पास एक प्रॉपर्टीज होती है। क्या प्रॉपर्टीज होती है? कि ये ऑक्सीजन के प्रति ज़्यादा लगाव रखता है, ऑक्सीजन से ज़्यादा चिपकने की कोशिश करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से चिपकने की कोशिश नहीं करता है, बहुत ज़्यादा इससे दूरी बना के रहना चाहता है। लेकिन मजबूरी है हीमोग्लोबिन का भी, कभी कभी ले जाना पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक, तो देखिए क्या हुआ, ये रक्त प्लाज्मा भी क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से वहाँ ट्रेवल कराता है। मतलब मान लीजिए कोई कोशिका बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, ला के फेफड़ा में छोड़ना है, तो ये भी काम करता है ये रक्त प्लाज्मा। अब ये टेम्परेचर को एक समान रूप से हमारे शरीर में फैलाए रखता है, ये समझ गया। प्लाज्मा जो होता है ये 92% जल होता है। अब देखिए ये हल्का पीला रंग का कहाँ दिख रहा था? प्लाज्मा जो रक्त का भाग, प्लाज्मा, ये देखिए, ये हम ब्लड लिए थे, नीचे कुछ कण जमा हुआ था ब्लड का,
अब ये कण जो था कुछ था, मान लीजिए कोई कण था और इसके ऊपर पानी जैसा था, वो पानी पीला काहे था, तो कुछ घुला था उसमें, तो उसमें घुला हुआ कुछ भाग होता है और कुछ भाग पूरा पूरा पानी होता है। तो इसमें ज़्यादातर पानी होगा तो 92% इसमें पानी होता है और 8% घुला हुआ कुछ पदार्थ होता है इस प्लाज्मा में। ये प्लाज्मा 100% है और इसमें से क्या है 92% पानी है और 8% जो घुला हुआ कुछ पदार्थ है जिसके कारण वह पीला है या क्षारीय है, वही है। ठीक, अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये प्लाज्मा की बात हो गई, प्लाज्मा खत्म। आपका प्लाज्मा इतना ही काम करता है और इसका स्ट्रक्चर यही होता है, इसके बारे में यही पढ़ना था। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या था, दूसरा चीज़ क्या था, ये हमको मिल गया था, यहाँ पे ब्लड लिए थे, इसमें नीचे कुछ कण बैठा हुआ था ना, और उसके ऊपर क्या हुआ था, हल्का पीला रंग का द्रव था जिसको हम रक्त प्लाज्मा बोल दी। इसको हम रक्त कणिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? रक्त कणिकाएं, यानी ब्लड कर्पल्स। अब ये ब्लड कर्पल्स क्या है, इसमें होता है कोशिकाएं होती हैं और ब्लड प्लेटलेट्स होता है। ठीक, तो देखिए इसमें 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। ये भी प्लेटलेट्स भी मतलब लगभग कोशिका के ही तरह है। इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो है 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, कह सकते हैं। ये क्या है? रक्त कणिकाएं। इसमें क्या होगा, कुछ कोशिकाएं होंगी, कुछ कोशिकाएं और कुछ मतलब कोशिका के टाइप की चीज़ होंगे जैसे कि ब्लड प्लेटलेट्स। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बस समझिए कोशिकाएं होंगी। तो ये लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं बोल सकते हैं या लाल रक्त कणिकाएं बोल सकते हैं, आरबीसी। श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी और रक्त प्लेटलेट्स, इन तीनों के बारे में आप सुने होंगे। ये क्या होता है, तो ये देखिए 3 कण होते हैं ब्लड में। अब ये जो होते हैं ये घुलने लायक नहीं होते हैं। जैसे हम पानी में माटी डाले थे, क्या हुआ था, घुला था नहीं, बस घोले थे तो कुछ देर तक तैर रहा था और जैसे उसको छोड़ दिए तो बैठ गया नीचे। सेम वैसे ही ब्लड का कंडीशन है, जो खून है हमारा सेम वैसे इसका कंडीशन है। तीनों कण जो है ना इस प्लाज्मा में तैरते रहते हैं सब। ऐसी तैरने को इसको हम क्या बोल देते हैं, इसी तैरने को हम निलंबन बोल देते हैं। आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जब कोई चीज़ पानी में नहीं घुलता है तो उसको निलंबन बोल दिया जाता है कि निलंबित हो गया है ये। ठीक, तो आप भी अगर पानी में डूब गए तो आप निलंबित हो गए, आप पनिया में घुलेंगे नहीं ना। ठीक, तो मतलब जो भी चीज़ पानी में नहीं घुलता है, ऐसे ही बहुत छोटे छोटे कणों के लिए लागू होता है। तो बहुत छोटे छोटे कण जो पानी में नहीं घुलते हैं लेकिन पानी का कलर चेंज कर देते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, निलंबन बोलते हैं। किसका निलंबन हो गया। तो ये देखिए ये जो कण हैं ये घुलेंगे नहीं, सब इसमें घोल देंगे, इसका कलर वह चेंज कर देंगे। सब पीला रक्त प्लाज्मा था रेड हो जाएगा, लेकिन फिर कुछ देर रख देंगे, सब जो रक्त कणिकाएं हैं नीचे बैठ जाएंगे, प्लाज्मा फिर से ऊपर वाला भाग पीला हो जाएगा, नीचे वाला भाग रेड हो जाएगा। यही होता है। ठीक, तो यही है निलंबित शब्द का अर्थ यही है, मतलब कि ये सभी कण जो हैं रक्त में, रक्त प्लाज्मा में निलंबित रहते हैं। निलंबित भाग है ये रक्त का यानी ब्लड का। तो ये निलंबित भाग का मतलब समझ में आ गया आपको। देखिए इसमें कितने चीज, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लेटलेट्स यानी ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक, ये 3 चीज पाए जाते हैं और इन तीनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें पढ़ेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा है। आरबीसी के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, डब्ल्यूबीसी के बारे में भी ज़्यादा ही पढ़ना है और रक्त प्लेटलेट्स के बारे में भी। ठीक, तो इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर देखिए लाल रक्त कणिकाओं को हम बोलते हैं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाओं को हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी और रक्त प्लेटलेट्स को ब्लड प्लेटलेट्स ऐसे बोलते हैं। ठीक, देखिए आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स और इसका डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कार्पल्स। ठीक, तो याद रखिएगा फुल फॉर्म, हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में इसको हम पढ़ाएंगे। ये जो होता है इसके बारे में हम कुछ बता दे रहे हैं। लाल रक्त कणिकाएं ये ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली चीज़ है और ये लगभग 4.7 मिलियन ठीक मिलियन प्रति माइक्रोलीटर में इसकी संख्या होती है। मतलब कि ब्लड में इसकी संख्या भी आपको समझ में नहीं आएगा, हम समझाने लगेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। बस इतना ही समझिए कि ब्लड में ये तीनों कण पाए जाते हैं जो कि नीचे बैठे हुए थे जब हम ब्लड को कुछ देर तक रख दिए थे।
तो यही है। ठीक, तो अब हम इन तीनों चीज़ों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। देखिए, आप भी अगर नोट्स बना रहे हैं ना, तो नोट्स इसी टाइप में बनाइएगा। अभी हम इसमें क्लोज लिखे हुए हैं, क्लोज का अर्थ नहीं समझाए हैं, अभी हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारे शरीर में, यही लिखा हुआ है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाएंगे, क्योंकि ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। तो हम इतना जो पढ़ा है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसमें हम क्या क्या पढ़ा है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, वहन क्या होता है। तो वहन कुछ नहीं, हमारे शरीर में किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरे जगह उसको उठा के रख दीजिए, चाहे हमारे शरीर में कुछ चीज़ हमारे शरीर के अंदर कर दीजिए और या शरीर के बाहर कर दीजिए, ये क्या है, यही है परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए, ये जो होता है एक कोशिकीय जीव में, इसे विसरण के द्वारा हो जाता है, फैल के हो जाता है। कोई भी चीज़ रख देंगे अपने आप पे फैल जाएगा। जैसे पानी में नील डालते हैं, पूरा पानी नीला हो जाता है, तो नील यानी पूरे पानी में फैला, तभी तो नीला हुआ। तो वैसे ही इसमें एक कोशिकीय जीव में विसरण के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, यानी परिवहन हो जाता है। लेकिन हमारे जैसे बड़े बड़े जीवों में परिवहन होने के लिए विसरण पर्याप्त नहीं है, इससे हमारा परिवहन नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे जैसे जीवों में परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो मानव में अगर देखा जाए तो मानव में दो तरह के परिवहन तंत्र पाए जाते हैं, दो तरह की मशीनरी लगी हुई है परिवहन करने के लिए, किसी चीज को हमारे शरीर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। कौन कौन से चीज लगे हुए हैं? एक को बोलते हैं रक्त परिवहन तंत्र, ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और दूसरे को बोलते हैं लिम्फ परिवहन तंत्र यानी लिम्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसके बाद हम देखें कि हमको पहले पढ़ना है ब्लड के बारे में, इसमें रक्त परिवहन तंत्र के बारे में। तो रक्त परिवहन तंत्र हम देखिए कि 3 अंगों से मेनली बना हुआ है। कितने अंगों से? 3 अंगों से। 3 अंगों के काम करने से परिवहन हमारा हो जाता है। पहला है ब्लड यानी रक्त, दूसरा है ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाएं, और चौथा है हृदय यानी हार्ट, ठीक, दिल। अब देखिए, ये 3 चीजें हो गई। इसमें से रक्त के बारे में हमको पहले पढ़ना था, उसके बाद रक्त वाहिकाओं के बारे में, हृदय के बारे में। तो देखिए, रक्त जो है यानी ब्लड जो है, ये 2 चीज़ों से मिलके बना होता है। 2 चीज़ कैसे? हम ब्लड को, अपने ब्लड को निकाल करके और कुछ देर रख देते हैं, तो उसमें नीचे रेड कलर का कुछ पदार्थ जम जाता है, इसको हम बोलते हैं रक्त कणिकाएं यानी ब्लड कार्पल्स, और ऊपर पीले रंग का लिक्विड आ जाता है जिसको हम बोलते हैं रक्त प्लाज्मा यानी ब्लड प्लाज्मा। अब इस ब्लड प्लाज्मा में 92% होता है पानी, बस 8% इस पनिया में कुछ घुला होता है, जिसके वजह से क्षारीय होता है, पीले कलर का दिखता है, हल्का पीले कलर का, ठीक। 8% जो घुला हुआ है कोई चीज़, उसके वजह से। अब ये जो है प्लाज्मा, ये क्या क्या काम करता है? तो ये जो है काम करता है, पचे हुए भोजन को हमारे पेट से शरीर की प्रत्येक कोशिका के पास पहुंचाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रेवलिंग करवाएगा, मतलब उसका ट्रांसपोर्ट करेगा, हार्मोन्स को कहीं से एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, उसका ट्रांसपोर्ट करेगा, यही काम करता है ये, ठीक। उत्सर्जी पदार्थ का ट्रांसपोर्टेशन करता है। यह शरीर के तापमान को भी बनाए रखता है, हमारे शरीर में टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, यही काम करता है। अब ये जो है प्लाज्मा, ये जल से बना है और घुलित पदार्थ से बना है, मतलब कुछ घुला हुआ है। यही हम अभी बताएं कि इसमें 92% पानी होता है, जो पीला दिख रहा है जिसके चलते वो 8% होता है, ठीक। 8% कुछ घुला हुआ होता है। निलंबित रक्त कणिकाएं, अब इस प्लाज्मा के अंदर कुछ चीज ऐसे हैं जो घुले नहीं होते हैं, लेकिन हमको देखने में लगता है घुल गए हैं सब, इसी में तैरते रहते हैं सब, तैरते रहते हैं सब। यही तैरने की प्रक्रिया को हम निलंबन कहते हैं, ठीक। तो तैरते रहते हैं सब। तो ये 3 चीज होते हैं जो इसमें तैरते रहते हैं। पहला है लाल रक्त कणिकाएं, यही तैरते रहते हैं, जो ये कण नीचे बैठे हैं, यही जो कुछ देर रख दिए तो बैठ गए, और ऐसे छोड़ देते हमारे शरीर में रहता तो इसमें तैरते रहते सब, ठीक। तो ये 3 चीजें होती हैं। कौन? रक्त, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स और ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक। ये 3 चीजें होती हैं। तो आशा है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर का नोट्स चाहिए या इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स का लिंक मिल जाएगा, PDF का लिंक, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन डाउनलोड करके रखिएगा नहीं। कई लड़के जो होते हैं क्या करते हैं, बस डाउनलोड करके नोट्स रख लेंगे, अपने नहीं लिखेंगे, सब मेहनत करना नहीं चाहते हैं। तो मेहनत कीजिए, थोड़ा लिखने का प्रयास कीजिए, जिससे देखिए हम पढ़ाए हैं आपको 2 दिन तक याद रहेगा पढ़ाया हुआ, और लिख देंगे
देंगे तो 10 दिन तक याद रहेगा, फिर आप पढ़ देंगे और ही कुछ दिन याद रहेगा। तो मतलब हरदम के लिए अगर याद करना है तो आपको हल्का सा मेहनत करना होगा, तभी आपको याद हो पाएगा। ठीक, तो ऐसा है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।